नमस्कार बंधुओं, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र का वह टॉपिक जहां से परीक्षा में पिछले 2 वर्षों में लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये टॉपिक से बनने वाले उन तमाम प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे जो कि लगातार परीक्षा में बन रहा है। आपको बता दूं, यहाँ से लगभग आपका 10 से 15 नंबर इस वीडियो से ही केवल तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए एक श्रृंखला मैं चलाने वाला हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, वो बहुत परेशान थे कि गुरुजी एक प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सारा डाउट आपका जो होगा वो रिवीजन क्लास के माध्यम से तो मैं करवाता ही रहता हूं, जो अति लघु उत्तरीय के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं दीर्घ उत्तरीय के जो कि लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं। उन्हीं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को टारगेट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाई गई है। अब यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो एक प्रकार श्रृंखला है, ये हर एक सब्जेक्ट की होती रहेगी और टॉपिक का नाम भी यहाँ पर आपको मैं लिख दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक है जो परीक्षा में आपके 100% अब की बार आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, बहुत ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चंस और आंसर की एक श्रृंखला होगी ये, जिसमें हम कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को या एकाध दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को या लगभग यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव मतलब अति लघु उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव या और तमाम प्रकार के लघु उत्तरीय क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। यानी टॉपिक आपका पूरा का पूरा क्लियर करवाया जाएगा। प्रयोजनवाद अपने आप में एक पूरा का पूरा चैप्टर है, तो प्रयोजनवाद पूरा का पूरा चैप्टर आज की वीडियो के माध्यम से हम समझ लेंगे। यहाँ से बनने वाले तमाम प्रकार के प्रश्नों पर भी नज़र रहेगी हमारी। ठीक है, ताकि कोई भी प्रश्न यहाँ से छूटे ना। तो बीए थर्ड सेमेस्टर 2025 के शिक्षा शास्त्र का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की श्रृंखला है, ये उसकी पहली वीडियो है। ऐसे ही टॉपिक्स आपकी नीचे लिखी हुई मिलेगी और ऐसी तमाम वीडियोस आपको मिलने वाली है आने वाले समय में। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको मैं जल्दी जल्दी कवर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि प्रयोजनवाद है क्या। प्रयोजनवाद के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रयोजनवाद से बनने वाला जो क्वेश्चन है जो लगातार परीक्षा में बना हुआ है, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय तीनों में। देखें, वैसे तो ये प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का है, लेकिन यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न खूब पूछे गए हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय में तो आता ही है। प्रश्न क्या है, प्रयोजनवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। अब देखें, यहाँ पर 4-5 प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय के बनेंगे। पहली बात तो प्रयोजनवाद है क्या, पहला प्रश्न प्रयोजनवाद लिख करके छोड़ देगा, 50 शब्द में लिखने के लिए बोलेगा, वो भी प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। प्रयोजनवाद की विशेषताएं क्या हैं, ये आपका लघु उत्तरीय में प्रश्न बन जाएगा, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात क्या है या पाठ्यक्रम क्या है प्रयोजनवाद के अनुसार, ये भी एक लघु उत्तरीय का प्रश्न है। और शिक्षण विधि क्या का वर्णन कीजिए प्रयोजनवाद के अनुसार, वो भी एक प्रकार से क्या है, एक लघु उत्तरीय का उत्तर है। यानी कि यहाँ से लगभग 3-4 लघु उत्तरीय और 1-2 अति लघु उत्तरीय, और अगर पूरा देख लेंगे तो एक आपका 2 दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारे क्वेश्चंस परीक्षा में आप पेपर उठा करके देखेंगे लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट ऐसे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सामने लाएगा जहां से एग्जाम में विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगातार क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको यह पढ़ना पड़ेगा। बीए थर्ड सेमेस्टर में शिक्षा शास्त्र में आपको शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण, अर्थात अंग्रेजी में बोले तो इसी को क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ये आपके पेपर का नाम होता है। तो उसी पेपर के में एक प्रकार से आपका प्रयोजनवाद एक टॉपिक है जो कि एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखें, इसको समझते हैं प्रयोजनवाद क्या है। सबसे पहले प्रयोजनवाद का हम अर्थ समझेंगे, प्रयोजनवाद की परिभाषा को जानेंगे, प्रयोजनवाद की अवधारणा को समझेंगे। अच्छा, प्रयोजनवाद की अर्थ परिभाषा को मिला लेंगे तो अवधारणा प्रयोजनवाद की तैयार हो जाती है। यानी प्रयोजनवाद की अवधारणा कहने का तात्पर्य है कि प्रयोजनवाद की मीनिंग और प्रयोजनवाद की एक प्रकार से डेफिनेशन दोनों को मिला लें तो आपका कॉन्सेप्ट तैयार होता है। ठीक है, चले, प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद या फलकवाद के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसके 2 नाम और भी हैं। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहते हैं और फलकवाद भी कहा जाता है। ठीक है, 2 नाम ध्यान रखेंगे। इसके जन्मदाता कौन है, सुप्रसिद्ध दार्शनिक थे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स की बात की है तो ये विलियम जेम्स प्रयोजनवाद विचारधारा जो कि शिक्षा में एक दार्शनिक विचारधारा के रूप में सामने आती है, उसके एक प्रकार से कौन है, जन्मदाता हैं, जनक हैं। इसे व्यवहारिक रूप देने में अमेरिका के शिक्षा दार्शनिक थे जॉन ड्यूबी, जो कि शिक्षा शास्त्र के भी एक प्रकार से बहुत बड़े पुरोधा माने जाते हैं। जॉन ड्यूबी एक प्रकार से अमेरिका के शिक्षा दार्शनिक थे ये, और
खास करके जो है दार्शनिक थे विलियम जेम्स, इन्होंने एक प्रकार से इसका पहले एक प्रकार से सिद्धांत जो है प्रयोजनवाद का किसने दिया, विलियम जेम्स ने दिया। लेकिन इसको एक व्यवहारिक धरातल पर लाने का काम, शिक्षा में इसका प्रयोग करने का काम जो किया वो जॉन ड्यूबी महोदय ने किया। ठीक है, इसके साथ ही इंग्लैंड के सिलर महोदय ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया। किस दिशा में, प्रयोजनवाद की दिशा में। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका अति लघु उत्तरीय और तैयार होता है कि ये बताएं, प्रश्न आपसे बन सकता है कि प्रयोजनवादियों, किन्हीं 3 प्रयोजनवादियों के नाम लिखे जिन्होंने शिक्षा में योगदान दिया। तो प्रयोजनवादियों के नाम विलियम जेम्स, जॉन ड्यूबी और सिलर महोदय या सिलर। ठीक है, महोदय तो उनके रिस्पेक्ट के लिए हम लोग लगा देते हैं, बाकी महोदय वो कोई नाम में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो जॉन ड्यूबी, विलियम जेम्स और सिलर, इनका बड़ा योगदान रहा है किसमें, प्रयोजनवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने में, प्रयोजनवाद की विचारधारा को इम्प्लीमेंट शिक्षा में करने के लिए। ठीक है, आगे समझते हैं। प्रयोजनवादी प्रयोग में विश्वास करते हैं। प्रयोग मतलब कि लगातार समय के हिसाब से इसमें ये इनोवेशन करते हैं, प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में विश्वास रखते हैं प्रयोजनवादी। प्रयोजनवाद से पहले आपको आदर्शवाद और आपको प्रयोग मतलब आदर्शवाद और आपको प्रयोग वो समझना होगा। ठीक है, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद। ठीक है, यानी आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, इन दोनों को मैंने समझाया नहीं है। हालांकि मॉडल पेपर में मैंने बताया आदर्शवाद क्या है, प्रयोजनवाद मतलब कि प्रयोग वो क्या है, क्या नाम है, प्रकृतिवाद, और उसके बाद में प्रयोजनवाद की अवधारणा नई अवधारणा है। ठीक है, तो आदर्शवाद को भी हम समझ लेंगे एक टॉपिक में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आदर्शवाद भी और प्रयोग मतलब कि आपका प्रकृतिवाद, वहाँ दोनों से प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे गए। ठीक है, तो उन दोनों टॉपिक्स को भी मैं जल्दी कवर कर लूँगा। प्रयोजनवादी प्रयोग में विश्वास करते हैं। प्रयोजनवादियों के अनुसार किसी भी चीज़ का मूल्य निर्धारित नहीं हो सकता, बल्कि समय परिस्थिति में उसके जैसा परिणाम या फल होगा उसी के आधार पर सत्य निश्चित किया जाएगा। यानी कि एक प्रकार से कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो होती है उसका मूल्य हम एक प्रकार से डिसाइड नहीं कर सकते कि यह वस्तु इतने ही कीमत की हमेशा होगी, अर्थात वो समय और परिस्थिति के हिसाब से उसकी क्वालिटी बढ़ेगी या उसके मूल्य में घटोत्तरी या बढ़ोतरी हो सकती है। यानी परिस्थिति और समय उसके जैसा परिणाम या फल होगा, यानी कि समय और परिस्थिति के हिसाब से हर एक चीज़ चेंजेबल हैं। उसी के आधार पर सत्य निश्चित किया जाएगा कि एक प्रकार से किस समय में, किस परिस्थिति में क्या चीज़ें सटीक हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कितना मूल्य जरूरी है। प्रस्तुतः प्रयोजनवाद वह विचारधारा है जो उन्हीं क्रियाओं, वस्तुओं एवं सिद्धांतों तथा नियमों को सत्य मानती है। किन नियमों को, यानी एक ऐसी विचारधारा है प्रयोजनवाद जो उन्हीं क्रियाओं को, उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं सिद्धांतों को, ठीक है, उन्हीं नियमों को, उन्हीं रूल्स को, उन्हीं प्रिंसिपल्स को, उन्हीं चीज़ों को सत्य मानती है। प्रयोजनवाद एक ऐसी अवधारणा है, ऐसी विचारधारा है जो क्या करती है, जो किसी देश, काल और परिस्थिति, यानी कि किसी देश के लिए, किसी समय में कौन सी परिस्थिति, उस तीनों स्थितियों को ध्यान में रख करके व्यवहारिक तथा उपयोगी होती हैं। यानी कि देश काल और वातावरण या देश काल और परिस्थिति के हिसाब से वह वस्तुएं, वह सिद्धांत, वह क्रियाएं और वह नियम एक प्रकार से किसी देश, काल और परिस्थिति में व्यवहारिक तथा उपयोगी होते हैं। उसी विचारधारा को एक प्रकार से प्रयोजनवाद कहा जाता है। यानी कि समय, परिस्थिति और देश के अकॉर्डिंग एक प्रकार से उन चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, रस्क नाम के एक विद्वान हैं, इन्होंने प्रयोगवाद की परिभाषा देते हुए कहा कि प्रयोजनवाद एक प्रकार से नवीन आदर्शवाद के विकास की अवस्था है। यानी आदर्शवाद के विकास की एक नई अवस्था तैयार हुई है। आदर्शवाद से थोड़ा आगे है प्रयोजनवाद। एक ऐसा आदर्शवाद है प्रयोजनवाद जो वास्तविकता से पूर्ण न्याय करेगा, व्यवहारिक व आध्यात्मिक मूल्यों का समर्थन करेगा और इसके परिणाम स्वरूप उस संस्कृति का निर्माण होगा जिसमें निपुणता का प्रमुख स्थान होगा, ना कि उसकी उपेक्षा होगी। यानी कि निपुणता और टैलेंट इसमें ठीक ठाक होगा। समय, काल, परिस्थिति के हिसाब से हर एक चीज़ डिसाइड होती रहती है और परिवर्तित होती रहती है। मेन काम प्रयोजनवाद का यही रहा है। प्रयोजनवाद के जब सिद्धांतों को हम समझेंगे या इसकी विशेषताओं को जानेंगे, प्रयोजनवाद और आपका क्लियर होता जाएगा। जैसे जैसे हम टॉपिक को आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपका जो सारा डाउट होगा वो क्लियर होता जाएगा। बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत ही सरल टॉपिक है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, तो सारी चीज़ों को आपको याद नहीं करना, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको हेडिंग टू हेडिंग चलना है। रास नाम के विद्वान हैं, बड़े फेमस विद्वान हैं रास।
इन्होंने प्रयोजनवाद की परिभाषा को देते हुए कहा कि प्रयोजनवाद सारतः मतलब कि बहुत ही जो है बहुत ही कम शब्दों में अगर इसको कहें तो क्या है, एक मानवतावादी दर्शन है। कैसा दर्शन है? प्रयोजनवाद कैसा दर्शन है? एक मानवतावादी दर्शन है। एक ऐसा मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य कार्य करने में अपने मूल्यों यानी अपने जो उसके वैल्यूज़ होते हैं मनुष्य के, उनका सृजन करता है। कोई भी काम करता है तो मनुष्य अपने वैल्यू अपने मूल्य को एक प्रकार से सीखता है, जानता है, उनका सृजन करता है कि सत्य अब भी निर्माण की अवस्था में है और अपने स्वरूप का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए छोड़ दिया जाता है कि हमारे सत्य मानव निर्मित वस्तुएं हैं। और एक प्रकार से इस तरीके से ये होता है आपका प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद की विशेषताओं को समझेंगे, प्रयोजनवाद का कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रयोजनवाद की विशेषताएं। प्रयोगवाद दर्शन के क्षेत्र में कुछ विशेष बातों पर बल देता है। प्रयोजनवाद बोलो चाहे प्रयोगवाद बोलो, बात एक ही है। इसके अनुसार प्रयोजनवाद की प्रमुख विचारधाराएं या विशेषताएं निम्नवत हैं। पहली विशेषता, प्रयोजनवाद यह मानता है कि सत्य शाश्वत नहीं है, वह युग अनुरूप बदलता रहता है। यानी कोई भी चीज़ जो आज सत्य आपको प्रतीत होती है 10 सालों के बाद में वही चीज़ आपको झूठी दिखने लगेगी। मतलब समय, परिस्थिति और देश, इनके हिसाब से चीज़ें जो होती हैं वो परिवर्तित होती रहती। आज जो चीज़ें आपको सही लग रही है 10 साल बाद वही आपको गलत लगने लगेंगी, या जो आज गलत है वही 10 साल बाद सही लगने लगेगा। ये एक प्रकार से प्रयोजनवाद मानता, जो कि ठीक ठाक अवधारणा है ये। तो पहला नियम क्या कहता है, पहली विशेषता ये है इसकी प्रयोजनवाद की कि सत्य शाश्वत नहीं है। शाश्वत मतलब क्या होता है, हमेशा सत्य एक जैसा नहीं होता, सत्य भी बदलता रहता है। तो सत्य शाश्वत नहीं है, वह युग अनुरूप बदलता रहता है, समय के हिसाब से कन्वर्ट होता है। प्रयोजनवाद किसी निश्चित तथा शाश्वत सत्य अथवा सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। प्रयोजनवाद उन सभी सिद्धांतों को नकारता है जो यह कहते हैं कि यही एक प्रकार से यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हर एक चीज़ चेंजेबल होती है, ठीक है, हर एक चीज़ में परिवर्तन होता रहता है। ये इस सिद्धांत को स्वीकार करता है। प्रत्येक युग का सत्य दूसरे युग के सत्य से भिन्न होता है, अलग होता है। प्रयोजनवादियों की मान्यता यह रही है कि सत्य को निश्चित और अपरिवर्तनीय समझ बैठने से विश्व गतिहीन सिद्ध होगा और हमारा विकास रुक जाएगा, कार्यशीलता कुंठित हो जाएगी। इस तरीके से एक प्रकार से अगर हम एक प्रकार से सत्य को निश्चित मान लें कि यही चीज़ें सत्य हैं और यही ये अपरिवर्तनशील है, सत्य बदलता नहीं है, सत्य यूनिवर्सल है, ठीक है, तो एक प्रकार से विश्व जो हो जाएगा गतिहीन हो जाएगा, संसार में कोई कामकाज नहीं करेगा, हमारा विकास रुक जाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, हम कार्यशीलता जो हमारी होगी, कार्य करने की क्षमता होगी, वो सब खत्म हो जाएगी, हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर हम यही सोच लेंगे कि यही चीज़ें सत्य जो हैं वही एक प्रकार से हमेशा होती हैं, तो एक प्रकार से हम कुछ कर नहीं पाएंगे आगे। पहला विशेषता प्रयोजनवाद की ये है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। दूसरा विशेषता ये है प्रयोजनवाद की, कौन सी, कि दर्शन शिक्षा से निकलता है, शिक्षा दर्शन से नहीं। यानी कि एक प्रकार से जो फिलोसॉफी होती है वो एक प्रकार से शिक्षा से निकलती है। शिक्षा एक जननी है जिससे दर्शन रूपी विचारधारा का उदय होता है, शिक्षा दर्शन से नहीं उत्पन्न होती है, ठीक है। ये प्रयोजनवादी सीधा सीधा स्पष्ट कर देते हैं। जहाँ पर एक तरफ ये कहा गया पुरानी विचारधाराओं में कि शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं, जितना शिक्षा दर्शन से रिलेटेड है उतना ही दर्शन शिक्षा से रिलेटेड है, वहीं पर प्रयोजनवाद यह स्वीकार करता है, एक पक्षीय बात करता है कि जो शिक्षा है उससे दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, ना कि दर्शन से शिक्षा की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। प्रयोजनवाद यह नहीं मानते कि शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक रूप है, यानी कि शिक्षा दर्शन के क्रियात्मक रूप, यानी दर्शन जब क्रिया करता है उसके बाद में शिक्षा बनती है, ऐसा ये नहीं मानता। ये कहता है कि एक प्रकार से शिक्षा से दर्शन की उत्पत्ति हुई, ना कि दर्शन से शिक्षा की। उनकी मान्यता यह रही है प्रयोजनवादियों की कि दर्शन शिक्षा से निकलता है, ना कि शिक्षा दर्शन से। दर्शन उन विचारों का समूह होता है जिनके आधार पर कोई शिक्षा संबंधी प्रयोग सफल होता है, ठीक है। दर्शन क्या होता है, दर्शन विचारों का पुंज होता है जिसके आधार पर कोई शिक्षा से रिलेटेड जो प्रयोग होता है, जो प्रैक्टिकल होता है वो सफल होता है। शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान एक प्रकार से उन चीज़ों से ढूंढा जाता है, यानी शिक्षा में जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का एक प्रकार से काम, समस्याओं का समाधान कौन करता है, फिलोसॉफी करती है, दर्शन करता है। दर्शन एक विचारों का पुंज होता है जो शिक्षा के द्वारा ही निर्मित होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरी विशेषता यह है प्रयोजनवादियों की कि कार्य की उत्तमता की कसौटी उपयोगिता है,
ठीक है। तो कार्य की उत्तमता की जो कसौटी है वो क्या है, उपयोगिता है, यानी कि क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है, नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप कार्य, मतलब कि आपको जिस काम की ज़्यादा उपयोगिता है कि आपको ये काम पहले करना चाहिए, तो वही एक प्रकार से उपयोगिता ही डिसाइड करती कौन सा काम उत्तम है और कौन सा काम अनुत्तम है, यानी कौन सा काम ज़्यादा अच्छा है, कौन सा काम कम अच्छा है। आपकी उपयोगिता डिसाइड करती कि पहले आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। प्रयोजनवादियों की दृष्टि में प्रत्येक काम जो होता है विश्वास एवं विश्वास की उपयोगिता होती है। उपयोगी सिद्ध होने पर ही कार्य ग्रहणीय होता है। अगर कोई काम उपयोगी नहीं है तो उसको ग्रहण करने योग्य नहीं मानते हैं प्रयोजनवादी। जो काम उपयोगी है वही काम ग्रहण करने योग्य है। प्रत्येक विचार एवं वस्तु तथा काम की अच्छाई बुराई इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका फल, मतलब कि उसका फल कैसा है, यानी कि वह काम हम करेंगे तो उसका फल हमको क्या मिलेगा। वही सिद्धांत श्रेष्ठ है जो जीवन में हमारे लिए सुख और संतोष की सृष्टि कर सके, यानी ऐसा काम हम करें जिससे हमको क्या मिले, सुख मिले और हमको संतोष हो, मतलब कि संतोखम परम सुखम कहते नहीं है। तो अगर कोई काम करने से आपको संतोष प्राप्त होता है, संतोष मिलता है, तो आप जान लीजिए आपको सुख की अनुभूति होती है और वही काम मनुष्य को करना चाहिए। वही काम उत्तम है जो काम करने से मनुष्य को सुख की अनुभूति होती है। प्रयोजनवादी विचारक यही कहते हैं कि जो काम करने में अच्छा लगे या जो काम करने में आपको सुख प्राप्त हो या जिस काम करने का जो परिणाम हो अच्छा हो, फल अच्छा हो, वही काम एक प्रकार से अच्छा होता है, वही काम उत्तम होता है और वही काम मनुष्य को करना चाहिए, ठीक है। अतएव उपयोगिता ही एकमात्र कसौटी होती है काम करने की। क्या उपयोगिता उस जो है चीज़ की है, किस चीज़ की है, और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, पढ़ाई इसलिए कर रहे हो ताकि एक प्रकार से आपका रिजल्ट अच्छा आए, तभी आप कर रहे हो। अगर आप नौकरी करने के लिए कर रहे हो, अगर पढ़ाई करने से आपको नर्क मिलता तो आप पढ़ाई ना करते, क्योंकि उपयोगिता क्या है, नौकरी की, इसी वजह से आप नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हो। यही प्रयोजनवादी भी कह रहे हैं, ठीक है। यानी जो काम का फल जो होता है क्या होता है और उपयोगिता क्या होती है वही डिसाइड करती है कि आप क्या काम करोगे, ठीक है। चौथा विशेषता यह है प्रयोजनवादियों की कि लक्ष्य निश्चित और आदर्श चिरंतन नहीं होते, यानी लक्ष्य निश्चित और आदर्श चिरंतन नहीं। मतलब प्रयोजनवादियों की मान्यता ये है कि जीवन के निश्चित लक्ष्य भी परिवर्तनशील है, यानी कि जो लक्ष्य मनुष्य कहता है कि जीवन का परम और चरम लक्ष्य ये होता है, तो लक्ष्य भी निश्चित नहीं होता है, ठीक है। और आदर्श जो होते हैं वो भी चिरंतन नहीं होते, यानी जो आइडियल बना दिए गए कि इसी पद चिन्हों पर हमको आगे बढ़ना है, उसमें भी परिवर्तन होता है। यानी कि लक्ष्य में भी और आदर्शों में भी, आइडियल में भी और जो गोल होता है उन दोनों में, चाहे जैसा भी लक्ष्य हो उसमें परिवर्तन होता जरूर, मतलब कि होता रहता है। जीवन स्वयं एक प्रयोगशाला है। प्रयोगवादी सीधा सीधा कहते हैं कि जो लाइफ है वो एक प्रैक्टिकल घर है, यानी कि एक लाइब्रेरी है, वो क्या है, वो एक लैब है, ठीक है। वो एक प्रकार से प्रयोगशाला है जिसमें नए नए मूल्य और लक्ष्य अपने आप हमारे सम्मुख आ जाते हैं, नए नए प्रयोग हमारे समक्ष आ जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जीवन के प्रयोग व क्रियात्मकता के द्वारा स्वयं नवीन आदर्शों और मूल्यों की खोज और प्रतिष्ठा लगातार करता रहता है। उस प्रयोगशाला में, जीवन रूपी प्रयोगशाला में नए नए विचार, नए नए मूल्य एक प्रकार से मनुष्य उपजाता रहता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यही चीज़ एक प्रकार से प्रयोगवादी कहते हैं कि लक्ष्य जो होते हैं वो डिसाइड यानी निश्चित नहीं होते, हमेशा लक्ष्य भी चेंजेबल हैं और आदर्श भी बदलते रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगली जो एक विशेषता है प्रयोजनवादियों की, वो क्या है। अगली विशेषता है महोदय, वास्तविकता भविष्य के गर्भ में निर्माण अवस्था में है। वास्तविकता भविष्य के गर्भ में निर्माण अवस्था में है, ऐसा प्रयोजनवादी मानते हैं। यानी प्रयोजनवादी विकास के समर्थक है, वो विकास को एक प्रकार से नकारते नहीं, डेवलपमेंट के पक्षधर है। प्रयोग में उनकी गहरी आस्था है, वो हमेशा प्रैक्टिकल या प्रयोग करना चाहते हैं हर एक चीज़ में। प्रयोग का परिणाम ही उनका सत्य है, यानी प्रयोग करने के बाद में जो परिणाम निकलता है वही एक प्रकार से सत्य है और वह भी आदिकाल से पूर्ण है। यानी वह भी एक प्रकार से जो सत्य है वह भी जो प्रयोग करके उन्होंने किया है 10 साल के बाद में फिर प्रयोग करेंगे उस मुद्दे पर और दूसरा सत्य निकालेंगे। यानी सत्य शाश्वत नहीं है पहले, इसीलिए मैंने ये चीज़ें बता दी। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देने योग्य बात है कि अगर आपको एक प्रकार से कोर्स लेना है या कोर्स में ज्वाइन होना है, आप चाहते हैं कि शिक्षा शास्त्र के और भी टॉपिक्स की वीडियोज़ आपको दिखें और आपको PDF वगैरह मिले, ठीक है। वैसे आपको वीडियोस जो है यूट्यूब पर तो दिख जाएंगे, लेकिन जो PDF होंगे, अगर आपको PDF प्राप्त करनी है या अन्य सब्जेक्ट के कोर्स लेने हैं BA में अगर आप हैं 3rd सेमेस्टर में हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स लेने के लिए SMS करें 91 61 93 60 62। ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या 91 61
936062। इस पर आपको एक प्रकार से कोर्स मिलता है, कोर्स दिया जाएगा। और इसके लिए कोर्स अभी अभी के लिए जो रुपए हैं वो 100 रखे गए हैं, यानी आगे चल करके कोर्स महंगा भी हो सकता है। इस वजह से जितने भी लोग अभी ज्वाइन कर पा रहे हैं फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। बाद में ये मत कहिए गुरुजी आपने हमको बताया नहीं। शिक्षा शास्त्र का ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट का कोर्स आपको मात्र और मात्र 100 रुपये में ही कर दिया गया है। 100 रुपये में ही आपको सारी तैयारी करवाई जा रही है। उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, महासंग्राम रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, महामैराथन क्लास, रिवीजन क्लास, मॉडल पेपर, इन सभी की पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी। और साथ ही साथ जो वीडियो लेक्चर हैं उनकी पीडीएफ मतलब कि वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, कुछ प्राइवेट वीडियो होंगी वो आपको मिलेंगी। इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। मात्र 100 रुपीज़ आपको एक प्रकार से पे करने होंगे। आप इस पर एसएमएस करेंगे गुरुजी हमको कोर्स लेना है 9161936062 पर, तो आप अपना नाम बता दीजिएगा, ठीक है, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और अपना आपका सेमेस्टर तो 3rd ही है ही। इसके अलावा आप जो हैं नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और अपने जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं वो सब्जेक्ट बता दीजिएगा। अच्छा, इस सब्जेक्ट में आपकी मेजर माइनर की तैयारी होती रहेगी। इसके साथ ही साथ एक सब्जेक्ट आपका होता है को करिकुलर वाला। को करिकुलर में आपको क्या पढ़ना है, मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ना है, तो उसकी भी तैयारी आपकी यहाँ पर करवा दी जाएगी इसी 100 रुपये में ही। यानी कि एक प्रकार से बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी यहाँ पर हो रही है। तो आप तुरंत एसएमएस करें 9161936062 पर और अपने कोर्स ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको वीडियोज़ की लिंक मिलेगी और जो क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं वो सारी क्लासेस की लिंक जो होगी प्लेलिस्ट में भेज दिया जाएगा। जब आपकी इच्छा हो तब आप आधी रात पर चला रहा उस वीडियो को देखेंगे। पीडीएफ आपके पास पर्सनली सेंड कर दी जाएगी। आप जब मन हो तब उसको आप पढ़िए, देखिए, आप उसकी फोटो कॉपी निकलवाइए, जो इच्छा हो वो करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। फटाफट से एसएमएस करके कोर्स ज्वाइन कर लें जितने भी लोग देख रहे हैं। चले आगे देखते हैं। अब ये सब जो यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, ये देख रहे हैं वीडियो, इन सभी की पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब ये क्लास हो रही है और बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, तो फटाफट से आप ज्वाइन कर लें। छठा क्वेश्चन आपके मतलब कि छठा विशेषता ये है प्रयोजनवादियों की कि विचारों की उपेक्षा, क्रिया की प्रधानता और स्व अनुभव पर बल दिया जाता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर विचारों की उपेक्षा करी जाती है, जो नियम है, सिद्धांत है, उनकी उपेक्षा करी गई है। यहाँ पर क्रिया की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? क्रिया, एक्शन पर ज़्यादा विशेष बल देते हैं प्रयोजनवादी। ये विचारों की उपेक्षा करते, विचारों पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। स्वानुभव पर बल देते हैं, अपने अनुभव पर बल देते हैं। वो एक प्रकार से कोई भी मुद्दा होता है उसको प्रयोग करते हैं और अब उसके बाद में प्रयोग करने के बाद में क्या अनुभव निकला, क्या परिणाम निकला, उस पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। प्रयोगवाद के अनुसार पहले क्रिया होती है, फिर विचार उत्पन्न होते हैं, और विचार जो पहले दे दिए गए हैं उन पर उतना फॉलो नहीं करते। यानी कि ये लोग पहले क्रिया करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो उस प्रैक्टिकल से जो विचार उत्पन्न होते हैं उस पर, उसको उनके पदचिन्हों पर चलते हैं, पहले के विचारों के पदचिन्हों पर नहीं। तो पहले क्रिया होती है, ये कहते हैं प्रयोजनवादी कि पहले क्रिया होती है फिर विचार उत्पन्न होते हैं उन्हीं क्रिया से। इस प्रकार ज्ञान क्रिया का परिणाम होता है, यानी कि ज्ञान जो होता है वो क्रिया करने से ही मिलता है। जैसे कि आप अगर लगातार करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान, यानी जब आप क्रिया करेंगे तब आपको उस क्रिया के द्वारा आपको ज्ञान की अनुभूति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जीवन की वास्तविकता में विभिन्न क्रियाएं, आप देखें साइकिल चलाने की विधि जो है आपकी किताब में खूब लिखी है, लेकिन आप उसको पढ़ करके चलाओगे तो बहुत कम चला पाओगे। लेकिन जब आप 1-2 चक्कर गिरोगे, 2-3 चक्कर दांत वात टूटेगा, हाथ पैर में चोट लगेगी, तब आप साइकिल वैसे सीख जाएंगे, ठीक है। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ठीक है। जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि भी एक प्रकार से बहुत ज्ञानी बन जाता है जब वो लगातार अभ्यास करता है, ठीक है। तो प्रयोजनवादी सीधे सीधे बताते हैं कि जीवन की वास्तविकता जो होती है वो एक प्रकार से विभिन्न क्रियाओं पर ही डिपेंड है। विभिन्न क्रियाएं ही महत्वपूर्ण होती है जीवन के लिए, और इन्हीं क्रियाओं से ज्ञान की उत्पत्ति, विचार की उत्पत्ति होती रहती है। जीवन की सफलता स्वानुभूत सत्य के उदय और स्वीकृति में होती है। अतः विचारों की उपेक्षा, क्रिया को प्रधानता यहाँ पर मिलनी चाहिए और स्वानुभव का पक्ष सबल किया जाना चाहिए। यहाँ पर प्रयोजनवादी यही स्वीकार करते हैं, यही बताते हैं। ये रही प्रयोजनवाद की विशेषता, ठीक है। अगली विशेषता आप देखने का प्रयास करें। अगली विशेषता भैया, 7वीं विशेषता प्रयोजनवादियों की ये है, आध्यात्मिकता का विचार मूर्खतापूर्ण है। डायरेक्ट कहते हैं आध्यात्मिकता, जो अध्यात्म है, ये सब मूर्खतापूर्ण विचार है। ये प्रयोजनवादी सीधे सीधे अध्यात्म को एक प्रकार से नकार देते हैं, ठीक है। ये प्रयोजनवादी जो है ये आर्थिक तत्वों की उपेक्षा करते हैं।
प्रयोजनवादी जो है जो आर्थिक तत्व हैं, आध्यात्मिक तत्व हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। वे रचनात्मक क्रियाओं का परिणाम अनुभव में सत्य का दर्शन तो करना चाहते हैं, किंतु उसे आध्यात्म संपत्ति मानने को तैयार नहीं है। यानी जो चीज़ें वो प्रयोग करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उसको ये नहीं मानते कि अध्यात्म से चीज़ें मिली हैं। ठीक है, यानी अध्यात्म को पूर्ण रूप से नकारते हैं। अलौकिकता में उनका कोई विश्वास नहीं है, भगवान उगान का कोई मैटर ये लोग मानते ही नहीं है। ठीक है, प्रयोजनवादियों के लिए संपूर्ण सृष्टि की माप स्वयं मनुष्य ही है। मनुष्य ही सब कुछ है, मनुष्य इतर कुछ नहीं है। मनुष्य जो चाहता है वही करता है, उससे भिन्न कोई क्रिया कल्पना वे स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। प्रयोजनवादी जो विचारक हैं वो सब। ठीक है, आठवीं विशेषता यह है कि सामाजिक कुशलता में सामाजिकता का सच्चा विकास होता है। यानी जो एक प्रकार से सोशल कैपेबिलिटी होती है, उसमें सामाजिकता का सच्चा विकास होता है। ठीक है, यानी प्रयोजनवादियों का सामाजिक कुशलता में अटूट विश्वास है। वो सामाजिक कुशलता में विश्वास करते हैं। वे संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था सामाजिक दृष्टि से चाहते हैं। वही शिक्षा व्यवस्था मतलब कि श्लाघनीय है जो व्यक्ति में सामाजिक कुशलता उत्पन्न कर दे, यानी समाज में रहने योग्य उसको बना दे। बच्चे को ऐसी क्वालिटी बच्चे के अंदर डेवलप कर दे जिससे बच्चा समाज में सर्वाइव कर पाए, समाज में रह पाए, सामाजिक नियम कायदों को जान पाए, सीख पाए, समझ पाए, ताकि एक प्रकार से बच्चा सामाजिक जो तमाम प्रकार के जो समस्याएं आएंगी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो पाए, सामाजिक नियम कायदों को, सामाजिक मूल्यों को समझ पाए। इस वजह से शिक्षा सामाजिकता जो होती है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, सामाजिक कुशलता की संवेगात्मक शक्ति से ही समाज अभीष्ट पथ पर अग्रसर हो सकता है और उसे सच्ची प्रगति मिल सकती है। अगर सामाजिकता बच्चे के अंदर नहीं होगी तो वो समाज डेवलप नहीं हो पाएगा। यानी जो समाज अच्छे तरीके से अपने नियम कायदों को, अपने विचारों को नहीं जानेगा, वो एक प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी कि एक प्रकार से इमोशनल अपने समाज के प्रति, अपने समाज के प्रति एक प्रकार से भावात्मक या संवेगात्मक शक्ति जो होती है, उसी से समाज आगे बढ़ता है, ऐसा प्रयोजनवादी मानते हैं। प्रयोजनवाद एवं पाठ्यक्रम। अब ये आपका प्रश्न, अगला प्रश्न भी बन सकता है लघु उत्तरीय का, कि प्रयोजनवादियों ने पाठ्यक्रम को लेकर के क्या विचार बताए। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनेगा प्रयोजनवाद के अनुसार कि पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए बच्चों का। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। प्रयोजनवादियों ने पाठ्यक्रम रचना के जो सिद्धांत बताए हैं वे निम्न प्रकार से हैं। पहली बात तो ये कि उपयोगिता का सिद्धांत। प्रयोजनवाद कहता है कि उपयोगिता, जो उपयोगी है वही एक प्रकार से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रयोजनवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालक के भावी जीवन में काम आने वाले हों। निरर्थक विषय ना पढ़ाएं उसको, उसको ज़रूरत ही ना पड़े। यानी ऐसे चीज़ों को पढ़ाएं जो कि एक प्रकार से ज़रूरी हो, भविष्य में उसके लिए उपयोगी हो। ऐसे टॉपिक को, ऐसे विषय को एक प्रकार से उसको पढ़ाया जाए, या ऐसे टॉपिक को उसके सिलेबस में शामिल किया जाए जो उसका भावी जीवन संवार सके, जो भावी जीवन में उसके उपयोग में आने वाले हों। ठीक है, उसके काम आने वाले हों, उसे ज्ञान तथा सफल जीवन यापन की क्षमता प्रदान कर सकें, ऐसे सब्जेक्ट को उनको पढ़ाना चाहिए। पाठ्यक्रम से बालकों को व्यावसायिक शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि एक प्रकार से वो व्यवसाय वगैरह करने में भी सक्षम हो पाएँ, चीज़ों को जान समझ पाएँ। ठीक है, ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर पाएँ। यानी कि उपयोगिता जो है बच्चों की क्या है, वो क्या चाह रहे हैं, भविष्य में उनको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम होना चाहिए। दूसरी बात प्रयोजनवादी क्या कहते हैं, प्रयोजनवाद दूसरी बात कहते हैं बालक की स्वाभाविक रुचि का विकास, मतलब सिद्धांत देते हैं। यानी यह आधार मनोवैज्ञानिक सूत्रों पर डिपेंड है और उसी पर चलता है। बालक पाठ्यक्रम का केंद्र होता है। बालक क्या चाहता है, बालक की रुचि क्या है, बालक का इंटरेस्ट क्या है, बालक क्या पढ़ना चाहता है, किस दिशा में जाना चाहता है, टीचर को ये जानना चाहिए। उसके बाद में उस बच्चे के मनोवृत्ति के अकॉर्डिंग ही उसका सिलेबस तैयार करना चाहिए। ठीक है, अतः उसकी रुचि, उसकी बच्चे की इंटरेस्ट कैसा है, बच्चे में कैपेबिलिटी कितनी है, कितनी क्षमता है, उसकी बच्चे की मूल प्रवृत्ति कैसी है, बच्चे की इच्छा क्या है और बच्चे की आवश्यकता क्या है, इन तीनों चारों मुद्दों पर काम करके किसी टीचर को कोई एक प्रकार से सिलेबस तैयार करना चाहिए। यानी इन सभी मुद्दों की उपेक्षा कभी भी नहीं करनी चाहिए। बच्चे की रुचि, मूल प्रवृत्ति, क्षमता और इच्छा शक्ति उसकी क्या है या उसकी आवश्यकता क्या है, उसको एक प्रकार से ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। एक प्रकार से ये प्रयोजनवादी विचारकों का मानना रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा बात यह है बालक की क्रियाओं और अनुभवों का आधार। बालक कौन कौन सी क्रियाएं कर रहा है, कौन कौन से अनुभव बालक एक प्रकार से सीख रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए।
शिक्षण एक क्रियाशील प्रक्रिया है। शिक्षण मतलब कि जो ट्रेनिंग या पढ़ाई लिखाई होती है क्या है, क्रियाशील, हमेशा क्रियाशील प्रक्रिया है, ना कि केवल विभिन्न विषयों को सीखना ही शिक्षा है। शिक्षा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में साधारण विषयों के अलावा सामाजिक, स्वतंत्र और अभिप्राय वाली क्रियाओं की भी रचना आवश्यक है, ऐसा बोलते हैं। यानी कि वो सामाजिक क्रियाएं, स्वतंत्र क्रियाएं और कुछ एक प्रकार से अभिप्राय वाली क्रियाओं को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। अतएव विद्यालयों में ऐसी क्रियाओं को चलाने का प्रबंध करना चाहिए जो समाज में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुष्ठान के रूप में चल सकती हैं। यानी समाज में तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए बच्चों को पहले से प्रिपेयर किया जाए, पहले से तैयार किया जाए, ताकि बच्चे आने वाली समस्याओं से लड़ने के लिए योग्य बन सकें। ठीक है, ये एक प्रकार से प्रयोजनवादियों का मानना रहा। इसके अलावा सानुबंधता का सिद्धांत भी एक प्रकार से इसमें काम करता है पाठ्यक्रम के निर्माण में, और प्रयोजनवादी सानुबंधता के सिद्धांत की बात करते हैं। प्रयोजनवादी पढ़ाने की आलोचना करते हैं। उनके अनुसार एक विषय को दूसरे विषय से संबंधित करके पढ़ाना अधिक उपयोगी है, ना कि अलग अलग पढ़ाना उनको। एक विषय दूसरे से कैसे कोरिलेटिव है, कैसे दूसरे से अंतर संबंधित है, इसको बता करके पढ़ाना चाहिए। सभी एक दूसरे के पूरक सब्जेक्ट होते हैं, अतएव सभी में एक रूपता स्थापित करना आवश्यक है। इसीलिए सानुबंधता का सिद्धांत दिया कि एक सब्जेक्ट को अलग पढ़ाने से अच्छा है कि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से क्या कोरिलेशन है, वो दोनों को मिला करके फिर पढ़ाया जाए बच्चों को। ठीक है, तो ये होता है एक प्रकार से इसका सिद्धांत जो कि एक प्रकार से दिया पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए प्रयोजनवादियों ने। ठीक है, प्रयोजनवादियों के अनुसार जो शिक्षण विधि है, यानी कि शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, कैसे बच्चे को पढ़ाना चाहिए किसी टीचर को, वो क्या होनी चाहिए, शिक्षण की विधि। ठीक है, यानी कि जो ट्रेनिंग की या जो है एजुकेशन मतलब कि देने की या पढ़ाने की जो विधि होती, मेथड होता है, वो क्या होना चाहिए। प्रयोगवाद के अनुसार शिक्षण पद्धति क्रिया प्रधान होती है। प्रयोजनवादी विभिन्नता मतलब कि विभिन्नता में एकता के सिद्धांत के पक्ष में है। वो विभिन्नता में एकता, यानी कि कई सब्जेक्टों को एक मिला करके, निचोड़ करके पढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए उनके विचार से समस्त विषयों में एकता स्थापित करने वाली शिक्षा विधि काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रयोजनवादी ये चाहते हैं कि सारे विषयों को एक प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड करके या रिलेशन बता करके पढ़ाया जाए कि ये सब्जेक्ट उससे भी संबंधित है, वहाँ पर भी काम आ सकता है, वहाँ पर भी काम आ सकता है, इस तरीके से। ठीक है, अलग अलग करके ना पढ़ाया जाए। प्रयोजनवादी शिक्षण पद्धति के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कई सारे सिद्धांत के बारे में बताते हैं। पहली बात, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति का विकास। बाल केंद्रित यानी बच्चों पर एक प्रकार से आधारित शिक्षा पद्धति बनानी चाहिए। बच्चों को किस पद्धति में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कैसे उसको अच्छा लग रहा है। शिक्षण पद्धति का मुख्य केंद्र बालक होना चाहिए। ठीक है, अतएव इसमें बालक की जो रुचि है, इंटरेस्ट बालक की कैसी है, उसकी शक्ति कितनी है, नहीं उसके पास पावर कितनी है क्या पढ़ने के लिए, उसकी योग्यता एबिलिटी कितनी है बच्चे की। तो बच्चे की पावर, एबिलिटी एंड इंटरेस्ट, इन तीनों को एक प्रकार से ध्यान में रख करके आपको एक प्रकार से पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। उसकी पद्धति डिसाइड करनी चाहिए कि बच्चे को किस पद्धति में ज़्यादा रुचि हो रही है, बच्चे को किस पद्धति मतलब कि बच्चा कौन सी पद्धति को समझने योग्य है। ठीक है, ये भी डिसाइड करना होता है एक टीचर को या एक पाठ्यक्रम निर्माता को या एक विधि मतलब कि शिक्षण विधि निर्माता को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सानुबंधता का सिद्धांत दूसरा, प्रयोजनवादी अनेकता में एकता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार विभिन्न विषयों या विभिन्न विषय ज्ञान रूपी वृक्ष की विभिन्न शाखाएं होती हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। सारे सब्जेक्ट को एक प्रकार से एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए, जैसा मैंने उसमें बताया था। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तीसरी बात, करके सीखने का सिद्धांत भी एक प्रकार से एक मतलब कि पहले एक टीचर को आपको कोई चीज़ बताना है बच्चों को, तो एक बार उसको करके आप दिखा दें प्रैक्टिकली, उसके बाद में बच्चे खुद ही उसको करना सीख जाएंगे, तो उससे सीख लेंगे बड़ा ज़बरदस्त। प्रयोजनवादी विचारों को कम महत्व देते हैं। वो विचारों को कम महत्व देते हैं बताने के अलावा कहते हैं कार्य को अधिक महत्व देते हैं। ये लोग शब्दों के स्थान पर क्रिया को अधिक महत्व देते हैं, यानी कि लेक्चर आप ना दें, लेक्चर के साथ साथ आप एक प्रकार से उसको दिखा दें कि कैसा चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप देखते जो फिजिक्स वगैरह होते हैं उसमें प्रैक्टिकल जो होते हैं, या केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल, तो आप लिखा रहता है कि ये तत्व मिलाएंगे तो वो बनेगा, वो तत्व मिलाएंगे तो वो बनेगा। उससे अच्छा है कि आप उस तत्व को मिला करके बच्चों को दिखा दें कि क्या बन रहा है। बच्चे खुद ही देखेंगे तो उनके दिमाग में ज़्यादा बैठेगा। ठीक है, तो शब्दों के स्थान पर क्रिया को अधिक महत्व देते प्रयोजनवादी।
अतएव बालकों को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित या मोटिवेट करना चाहिए, ताकि बच्चे काम को करके कोई चीज़ों को तब सीखें। ठीक है, पढ़ करके नहीं कि कोई पढ़ लिया फिर जान गए, उसको प्रैक्टिकली करके देखें। ठीक है, इसके अलावा योजना विधि, प्लान बना करके, इस विधि के जन्मदाता जो हैं वो किलपैट्रिक महोदय हैं। किलपैट्रिक नाम के एक विद्वान हैं, वो एक प्रकार से योजना विधि के जन्मदाता माने जाते हैं। इसमें बालक के सामने समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं कि बालक किस समस्या में किस तरीके से एक प्रकार से अपने आप को दिखाता है, किस तरीके का रिएक्शन देता है। तो पहले बालक के समक्ष इस समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं, जिन विषयों, क्रियाओं एवं क्षमता की उन्हें आवश्यकता होती है उनको वे सीख जाते हैं, और इस प्रकार वे शीघ्र ही सीख जाते हैं कोई मुद्दे को, कि वही कोई समस्या आई, उस समस्या में एक प्रकार से वो उस समस्या से निकलने में क्या क्या चीज़ों का प्रयोग करते हैं, और धीरे धीरे वो सीख जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि कोई जानवर होती है, उसकी समक्ष कोई समस्या आती है तो वो जानवर जो होता है जानता नहीं कि समस्या क्या है, लेकिन वो धीरे धीरे करके करत करत अभ्यास की जड़ मत हो सो जान, इस पर एक प्रकार से वो अभ्यास करते करते वो समस्या से निदान पा जाता है। ठीक, समस्या से एक प्रकार से वो खात्मा पा जाता है। अगला है प्रयोजनवाद और अध्यापक। प्रयोजनवादी शिक्षा में शिक्षक पथ प्रदर्शक होता है। अध्यापक ही बालक के समक्ष वातावरण प्रस्तुत करता है, और वही बालक के संपर्क में रह करके उनमें सामाजिक आदतों, सामाजिक जो सोशल हैबिट्स हैं, जो रुचियां हैं समाज की, जो दृष्टिकोण है समाज का, पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका विकास एक टीचर करता है। अतः प्रयोजनवाद और अध्यापक एक दूसरे से मतलब अध्यापक जो होते हैं वही एक प्रकार से डिसाइड करते हैं कि बच्चे आगे किस दिशा में जाएंगे और उनका भविष्य क्या होने वाला है। कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से बड़ा ज़बरदस्त आपका टॉपिक था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। प्रयोजनवाद बेसिकली इसी पर फोकस करता है। प्रयोजनवाद क्रियाओं पर ज़्यादा ध्यान देता है, विचारों पर कम ध्यान देता है। डायरेक्ट आप विचारों को नेगलेक्ट करते हैं। प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद दोनों का मतलब एक ही लगभग होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा। कल आप लोगों ने संस्कृत का एक ज़बरदस्त टॉपिक समझा था, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम के महत्वपूर्ण जो सूक्तियाँ थी उनकी व्याख्या हमने समझी थी। अभिज्ञान शकुंतलम महाकवि कालिदास की रचना है। इसी तरीके से और भी एक प्रकार से जो है सब्जेक्ट के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, और ऐसे ही वीडियोज़ अगर आपको देखने तो फटाफट से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से परीक्षा में खूब प्रश्न पूछे गए हैं, आप कमेंट करके बताएं कि हाँ गुरुजी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप जल्दी जल्दी करवा दीजिए, ताकि हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर हमारे आ जाए और अच्छा हम कर पाएँ। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।